नमस्कार दोस्तों, ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। अभी बहुत अरसा नहीं हुआ है जब ममता बनर्जी ने कुछ लूज टॉक्स की थी गृह मंत्री अमित शाह के बारे में। उन्होंने कहा था कि ये जो एसआईआर का आइडिया है ये अमित शाह का है और अमित शाह ने ही जगह जगह लोगों के वोट कटवाने का इंतजाम किया है, प्लानिंग की है। अभी अमित शाह जब पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, 3 दिन का उनका प्रवास है, उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर सीधे सीधे जो घुसपैठियों को संरक्षण देने की नीति है ममता बनर्जी की, उस पर कड़ा प्रहार किया और ये भी कहा कि ये जो चुनाव होने वाला है ये घुसपैठियों को संरक्षण देने और घुसपैठियों को बाहर निकालने के मुद्दे पर ही होने वाला है। ममता बनर्जी के कुछ बयान आए हैं जो बेहद आपत्तिजनक हैं। उन्होंने कहा है कि आप होटल में छुपे बैठे हैं, आप होटल में हैं, आप होटल से एक कदम बाहर नहीं रख सकते अगर हम चाहें तो। ये किसको थ्रेट दी जा रही है? देश के गृह मंत्री को। उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी 10-12 सांसदों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त से मिलने के लिए पहुंचे। आरोप जड़े कि साहब इतने लाख वोटर्स के नाम कटवा दिए गए हैं, गलत तरीके से कटवाए गए हैं, बहस पर उतारू हो गए। 2 सवा 2 घंटे तक वहां बहस करते रहे मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ में और बाहर निकल करके क्या कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त मुझे उंगली दिखा करके बातें कर रहे थे तो मैंने उनको समझा दिया कि आप नियुक्त हैं और हम चुन करके आए हैं, आप हमें उंगली नहीं दिखा सकते। ये हो क्या रहा है? इतनी बौखलाहट, इतनी परेशानी, क्या हार दिखाई देने लगी है बुआ भतीजे को? है क्या असली माजरा? और ममता बनर्जी तो खैर पहले से ही, पहले चुनाव में भी हमने देखा है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते हैं बहुत आक्रामक हो जाती है, इतनी आक्रामक हो जाती है जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और फिर वो कहते हैं ना कि येन केन प्रकारेण साम दाम दंड भेद, उनको अपनाते हुए चुनाव जीतने के लिए पूरा अपना एक्सपीरियंस झोंक देती है। मेरे साथ 2 खास मेहमान जुड़ रहे हैं, बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट। दोनों को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम। वीरेंद्र जी, आपके पास पहले आता हूं। दोनों घटनाएं, ममता बनर्जी ने अमित शाह के बारे में जो आपत्तिजनक बयानबाजी की कि आप होटल से निकल नहीं सकते अगर हम चाहें तो, और अगर अमित शाह ने कुछ चाह लिया तो ममता बनर्जी चीफ मिनिस्टर ऑफिस में नहीं रहेंगी। ये उनको पता होगा, तब ये उकसाने वाला बयान दिया है ममता बनर्जी ने। ममता बनर्जी जो पूर्व में जो बयान दे रही हैं वो केवल उसी गलती को दोहरा रही हैं। और ये जो प्रोवोकेशन जो आपने गिनाए, जो ममता बनर्जी ने कहा अमित शाह के बारे में कि होटल से नहीं निकल पाएंगे, और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया है मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में, उसकी समस्या, इसका सबसे बड़ा जो प्रोवोकेशन ममता बनर्जी के लिए है वो कल मंगलवार को कलकत्ता में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने बहुत ही कैटेगोरिकल तरीके से, बहुत ही स्पष्ट तरीके से बंगाल के चुनाव का मुद्दा तय कर दिया और ये कहा है कि घुसपैठियों को निकालने और घुसपैठ को रोकने के इशू पे चुनाव होने वाला है। दूसरी बात, यह मामला केवल पश्चिम बंगाल का नहीं है, यह मामला पूरे देश की सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। और तीसरी बात उन्होंने बहुत साफ कही
कि ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल को घुसपैठियों को का सेवन बना दिया है, स्वर्ग बना दिया है। यानी अब ये अमित शाह ने एक तरीके से ये कह दिया है कि 2011 में जब ममता बनर्जी पहली बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो ये सीपीएम को चुनाव से सत्ता से हटाने का चुनाव था, और 2026 में का चुनाव ममता बनर्जी को चुनाव में हटाने का परिणाम है। और ये भी स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी 2021 की तुलना में बहुत बेहतर स्थिति में है, और 2021 में उसके पास केवल 4 विधायक थे, 4 से वो 77 पहुंच गई। और बीजेपी एजेंडा के, और जिस तरीके से पिछले 5 साल में शुभेंदु अधिकारी ने बीजेपी की एक स्पष्ट राजनीतिक आइडियोलॉजिकल वैचारिक पहचान जो पश्चिम बंगाल में बनाई है, वो उसका असर अब साफ दिख रहा है। हालांकि अभी भी ममता बनर्जी ये दावा कर सकती हैं, और सही बात भी है बहुत हद तक, कि ममता बनर्जी के कद का नेता अभी बीजेपी के पास नहीं है। लेकिन बीजेपी के पास दिल्ली के चुनाव में भी कोई नेता नहीं था फरवरी 2025 में। बीजेपी के पास मार्च 2017 में यूपी में भी कोई नेता नहीं था, और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने थे। बीजेपी के पास राजस्थान में एक नेता था, मैडम सिंधिया, लेकिन वहां मुख्यमंत्री बने भजन लाल शर्मा। मध्य प्रदेश में नेता थे शिवराज सिंह चौहान, लेकिन मुख्यमंत्री बने मोहन यादव। तो बीजेपी पहले से बहुत तैयार है, और अब की बार जो है पिछले बार के चुनाव में कैलाश विजयवर्गीय ने बहुत गड़बड़ की थी, बहुत जो है टीएमसी से जो लोग डिफेक्ट होके आए थे उसे उनको टिकट दिया था। तो बीजेपी ने बहुत कुछ सीखा है, और जिस तरीके से ममता बनर्जी अब अस्मिता की बात कर रही है, बंगाली अस्मिता की बात कर रही है, तो ममता बनर्जी अपने बयानों से खुद अपनी असुरक्षा, और चुनाव में वो हार रही हैं और वो बैकफुट पर हैं, शी इज लूजिंग ग्राउंड, ये खुद अपने बयानों से वो इसका प्रमाण दे रही हैं, जो सीधे सीधे गृह मंत्री को वो धमकी दे रही हैं। तो जब कोई नेता धमकी की भाषा पे उतर आता है, तो ये स्पष्ट हो जाता है कि उसकी पीठ अब दीवार की ओर लग चुकी है, और उसके पास अब ज्यादा कुछ जो है कुछ करने को नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो ममता बनर्जी के लिए है कि बीजेपी के पास खोने को कुछ नहीं है। ममता बनर्जी एक क्षेत्रीय पार्टी, उनके पास केवल बंगाल है। बीजेपी के पास केंद्र में सरकार है लगातार पिछले 12 सालों से। बीजेपी के पास 12 राज्यों में अपनी स्पष्ट बहुमत की सरकार है, और कम से कम 7-8 राज्यों में वो गठबंधन में एनडीए के रूप में सरकार में शामिल है। तो बीजेपी एक कॉम्प्रिहेंसिव टर्म्स में राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है, और अगर सरकार में नहीं भी है जैसे कर्नाटक में, तो वो सबसे बड़ी दूसरी पार्टी है। वो झारखंड में सरकार में नहीं है, तो लेकिन मेन अपोजिशन पार्टी है। तो बीजेपी जो है अब बहुत मजबूत स्थिति में, हिमाचल में भी वो सरकार में नहीं है, लेकिन वहां वो मेन अपोजिशन पार्टी है। तो ममता बनर्जी के ये धमकी भरे बयान, और सीधे सीधे जो है, पहले वो बोलती थी कि जो एसआईआर हो रहा है बंगाल में, ये हमको भड़काने का, प्रोवोक करने का षड्यंत्र है केंद्रीय सरकार का, हम इसके जाल में आने वाले नहीं है। फिर ये कहा कि ये तो जो है बैकडोर से एनआरसी हो रहा है। और फिर जिस तरीके से ममता बनर्जी जो एक जमाने में मुसलमान वोट बैंक को दुधारू गाय कहा करती थी, अब की बार वो मंदिर बनवाने के अभियान में जुट गई है। एक नहीं 3 मंदिर बनवा रही हैं। एक तो बन चुका है जगन्नाथ मंदिर, कलकत्ता में दुर्गा मंदिर और बन रहा है, सिलीगुड़ी में एक और मंदिर बन रहा है, महाकाल का मंदिर बन रहा है। तो ये ममता बनर्जी की ये सारे घटनाक्रम दिखाते हैं कि ममता बनर्जी जो जितनी मजबूत और आक्रामक 2011 में थी, 2016 में थी, 2021 में थी, अब वो अपना ग्राउंड खो चुकी है। और बांग्लादेश में जो घटनाएं हो रही हैं, उससे जो है उसका पश्चिम बंगाल में बहुत गहरा असर है। अमित शाह ने अपनी प्रेस में जिस तरीके से डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया कि यहाँ पे जनसंख्या का चरित्र बदल रहा है, और कम से कम आधे दर्जन से अधिक जिलों में मुसलमान जो है का बहुमत हो गया है, और जिस तरीके से ढाका में दीपू चंद दास को मार के जिंदा जला दिया गया, ये इसका वीडियो क्लिप शायद ही बंगाल का कोई हिंदू हो जिसके फोन पे ना पहुंचा हो। तो बंगाल के जनमानस पर, बंगाल की साइकी पर, बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं का जो नरसंहार हो रहा है। कल ही वहां पे कुछ घरों में हिंदुओं को बंद कर दिया गया और घरों में आग लगा दी गई। तो पूरी जो अब जो घटनाक्रम है, वो लगातार ममता बनर्जी के खिलाफ होता जा रहा है। और आज अभिषेक बनर्जी का चुनाव आयोग के कार्यालय में जाना, मुख्य चुनाव आयोग से मिलना, और जिस तरीके से चुनाव आयोग ने
बंगाल के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को वाइड पर सिक्योरिटी दिलवाई है, जिस तरीके से जो बीएलओ को सिक्योरिटी दिलवाई है, और जिन जिन सेंटर पे जिन मतदाताओं को नोटिस जारी किए गए हैं जहां उनकी सुनवाई हो रही है, कल वहां पे टीएमसी के लोगों ने हमला किया और वहां पर भी केंद्रीय बलों की तैयारी को तैनात करने की तैयारी हो रही है। तो सारा घटनाक्रम अब ममता बनर्जी के खिलाफ जा रहा है और आने वाले दिनों में आप देखिएगा एसआईआर की प्रोसेस जब तक चलती है, ममता बनर्जी का ये जो केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्री के प्रति जो उग्र उनका व्यवहार है, ये उग्रता बढ़ेगी। ये इस बात को साबित करेगी कि शी इज लूजिंग ग्राउंड। जी जरा एक जो संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसका एक हिस्सा सुन लेते हैं, फिर बाबा जी के पास। जी ने बड़े स्पष्टता के साथ बंगाल में जिस प्रकार से भ्रष्टाचार, अन्याय और विशेष करके जो घुसपैठियों को लेकर राजनीति हो रही है, उस विषय में आदरणीय अमित शाह जी ने अपने वक्तव्य को रखा है कि किस प्रकार ममता सरकार जमीन नहीं दे रही है वहां फेंसिंग के लिए, किस प्रकार घुसपैठियों के नाम कटने से, इलेक्टोरल रोल से ममता बनर्जी और उनके नेता बंगाल में परेशान हैं। जब यह प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी जी ने जिस प्रकार से अमित शाह जी को धमकी भरी शब्दों से संबोधित किया है, ममता बनर्जी हैज थ्रेटेन्ड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन द वर्ड्स विच कैन नॉट इवन बी थॉट ऑफ, यह भी हमने देखा। ममता बनर्जी जी का कहना कि आप तो होटल में छुप कर बैठे हैं, ये हम नहीं चाहते तो आप होटल के बाहर एक कदम भी नहीं रख सकते और आप भाग्यवान हैं कि हमने आपको होटल से बाहर निकलने दिया। मैं दोहराता हूं, ममता बनर्जी जी ने गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए कहा कि आप होटल के अंदर छुप कर बैठे और आप भाग्यवान हैं जो हम आपको होटल के बाहर निकलने दे रहे हैं, वरना अगर हम चाहते तो आपको होटल से बाहर निकलने नहीं देते। यह देश के एक बड़े राज्य पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के शब्द हैं अपने ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के लिए, और ये कोई पहली बार हो रहा है ऐसा नहीं है। आपको याद होगा कि जब पिछली बार चुनावों से पहले हमारे अध्यक्ष जी माननीय नड्डा जी बंगाल गए थे, उनके कैवलकेड पे किस प्रकार से हमला ममता बनर्जी जी ने कराया था, घुसपैठियों से कराया था। बाबा जी, अति हो रही है क्या, उकसा रही हैं ताकि जो घुसपैठियों के नाम कटने से, घुसपैठियों के सिर पे पांव रख करके वापस बांग्लादेश और म्यांमार भागने से जो नुकसान हुआ है उसकी कोई क्षतिपूर्ति हो जाए। अगर केंद्र उकसावे में आ जाए और राष्ट्रपति शासन लगा दे तो ये विक्टिम कार्ड खेलें? नहीं सर, देखिए मैं एक तो ये नहीं मानता हूं कि ममता बनर्जी केंद्र को उकसा के विक्टिम अपना राष्ट्रपति शासन लगवाने का षड्यंत्र रचेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो सर आप समझ लीजिए कि बंगाल की जनता भरी बैठी है, एकदम फट पड़ेगी, स्पेशली हिंदू जनता बंगाल में। सर मैं पर्सनली देख के आया हूं, मेरा व्यक्तिगत अनुभव है कि जो बंगाल में जो टीएमसी का जो गुंडा जो कैडर है, जो कि उसको सीपीएम से एक तरह से एन ब्लॉक विरासत में प्राप्त हुआ, क्योंकि जब उस गुंडा एलिमेंट ने ये देखा कि टीएमसी की सत्ता आ रही है तो वो एन ब्लॉक रातों रात शिफ्ट हो गया था। सर वो भी इंतजार कर रहा है, और अगर राष्ट्रपति शासन लग गया तो वो ठीक उसी तरह माइग्रेट करेगा जैसे उसने सीपीएम से टीएमसी में किया था, वो टीएमसी से बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा।
अच्छा, उसका सर बड़ा बड़ा विचित्र एक उनका मैकेनिज्म है बंगाल में। ये मैकेनिज्म ऐसे है कि ये हर मोहल्ले में, बल्कि मोहल्ला भी ज्यादा बड़ा हो जाता है, मोहल्ले में तो फिर भी 1000 घर होते हैं, हर गली में मान लीजिए एक गली है, उसमें 25-30 घर इस तरफ है, 25-30 घर इस तरफ है सर। उन हर गली में एक रूम में क्लब बना होता है, एक रूम होता है, वो पंचायती किस्म का रूम होता है, उसमें 4 बड़े बड़े कैरम बोर्ड लगे होते हैं और इतना बड़ा ऊपर से एक बल्ब लगा होता है, और उसके बगल में 4 चेस के बोर्ड रखे होते हैं। बुढ़े, सब मोहल्ले के सारे बुढ़े वहां इकट्ठे होकर सारा दिन चेस खेलते हैं और लड़के सारा दिन कैरम खेलते हैं, और एक बहुत बड़ा टीवी लगा होता है, उसमें फुटबॉल चलती है। बस ये 3 एक्टिविटी। और बुढ़े सारा दिन सिगरेट पीते हैं, तो जबरदस्त सिगरेट का धुआं होता है। वो उनका एक सो कॉल्ड यूथ क्लब है और सो कॉल्ड टीएमसी ऑफिस। मोहल्ले में अगर आज आपके घर आलू और परवल की सब्जी बनी है तो उस टीएमसी ऑफिस के लड़कों को पता होता है, यहां तक की खबर होती है, एक एक वोट की खबर होती है। और आप कुछ भी करते हैं, आपके घर में कोई आमदनी हुई है, कुछ एक्स्ट्रा पैसा आया है, ये उसको खबर होती है, और वो हर चीज में अपना हिस्सा बटाते हैं, और वो बाकायदा ऊपर तक जाता है। वसूली की एक पूरा एक तंत्र बना हुआ है। इसके अलावा दुर्गा पूजा की वसूली होती है, उसके अलावा जो फुटबॉल क्लब्स होते हैं उनकी वसूली होती है, और सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं उनकी वसूली होती है, राजनीतिक कार्यक्रमों की वसूली होती है। सर यही है वहां का गुंडा कल्चर। और जिस दिन वोट पड़ना होता है तो वो गुंडा जो है सुबह कुर्सी लेके चौराहे पे बैठ जाता है उस गली में। अच्छा, उनको ये पता होता है कि फलाना वाला जो घर है वो भाजपा समर्थक है, तो सुबह 7 से 10 3 घंटा वो आपको निकलने नहीं देगा घर से। और उस 3 घंटे में वो जो मृतक वोटर है, जो उनको तो एक एक वोट की जानकारी है, तो जो डिस्प्लेस्ड वोटर है, एब्सेंट वोटर है, मृतक वोटर है, और जो भाजपा के वोटर है, सबसे पहले उनका फर्जी वोट डलवाएंगे। 10 बजे तक हरी झंडी हो गई, हाँ पड़ गया वोट, और जो लाइन लगी होती है वो टीएमसी की लाइन होती है। उसके बाद 10 बजे के बाद खुला छोड़ देते हैं, और 10 बजे तक वो बूथ ऑलरेडी जीत चुके होते हैं। ये वहां का मॉडस ऑपरेंडी है बंगाल का। सर अगर वो टीएमसी का कार्डर न्यूट्रल हो जाए, ना भी शिफ्ट करे बीजेपी में, अगर वो सिर्फ न्यूट्रल हो जाए और ऐसे बोलते भैया जिसको मर्जी है देना है वोट दो, हमसे कोई मतलब नहीं है, इतना बोलते ही बीजेपी इलेक्शन स्वीप कर देगी। स्वीप, क्लीन स्वीप। तो सर राष्ट्रपति शासन नहीं, ममता की शुरू से सर यही स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स रही है। सीबीआई अधिकारियों को धमकाती थी, केंद्र से जो भी ईडी की एक बार टीम गई थी उसको अटैक करवा दिया था, उल्टे एफआईआर करवा दिया था, काम नहीं करने देगी किसी भी केंद्रीय एजेंसी को, राज्यपाल से सीधा माथा से माथा भिड़ा के रखती है हमेशा। तो ये उसका स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है। तो इसमें जो है ना, अच्छा सर जमीन तो खिसकी है, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं, और बहुत सारे फैक्टर्स ऐड हो गए हैं। एक तो एसआईआर से जो वोट कटना है, भाई जब एब्सेंट, मृतक, डिस्प्लेस्ड, डबल एंट्रीज हैं ही नहीं तो किसका फर्जी वोट डलवाओगे, पहली बात। तो 50-60 लाख का वोट का तो सिर्फ सीधे सीधे यही नुकसान है। अभी 1 करोड़ लोगों को नोटिस मिला हुआ है, उसमें से भी मेरे हिसाब से मिनिमम भी अगर वोट कटेगा तो कम से कम 20 से 30 लाख वोट कट जाएगा उस 1 करोड़ कुछ है ना जिनको नोटिस मिला हुआ है। तो सर 50-60 लाख वोट का तो नुकसान सीधे सीधे टीएमसी को यही है। बड़ा क्लोजली फॉट इलेक्शन पहले से ही था। अच्छा, उसके बाद बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स इकट्ठे हो गए हैं। बांग्लादेश की घटनाओं का बहुत बुरा साइकोलॉजिकल असर पड़ा है बंगाल के हिंदू पे, दीपू चंद्र दास की हत्या और इसके अलावा जो भी घटनाक्रम है। तो सर इन सब
कारणों की वजह से बहुत सारे फैक्टर्स असल में ऐड हो गए। अच्छा, और बीजेपी का उत्साह जो है इस बार आपने भी देखा होगा, पिछले कुछ चुनावों की तुलना में इस बार बीजेपी ज्यादा उत्साहित है, ज्यादा आक्रामक है। नहीं तो बीजेपी बंगाल का चुनाव इतना आक्रामक होकर कभी नहीं लड़ी है जितनी इस बार दिखाई दे रही है। तो मैं समझता हूं कि सर ममता बनर्जी जो कि जमीन से जुड़ी हुई नेता है, उन्होंने भांप लिया है कि नहीं इस बार जो है हवा बदली हुई है और इस बार तो पक्का सत्ता परिवर्तन होना है। जी वीरेंद्र जी, जरा देख लेते हैं कि अभिषेक बनर्जी ने क्या क्या कहा है, उस पर फिर आपकी टिप्पणी मैं चाहूंगा। इन्होंने कहा है, टीएमसी नेता का दावा है कि एसआईआर के तहत 1,36,00,000 मामलों में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी है, लेकिन आयोग ने अब तक इसकी सूची सार्वजनिक नहीं की। उन्होंने आरोप लगाया कि ईसीआई ऐप में गड़बड़ी है, जहां दस्तावेज जमा होने के बावजूद नोटिस जारी नहीं हो रहे हैं और नाम सॉफ्टवेयर के जरिए हटाए जा रहे हैं, वो भी आरोप की जानकारी के बिना। उन्होंने कहा कि 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों, दिव्यांगों और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लोगों को घंटों फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बैठाया जा रहा है, जो अमानवीय है। अभिषेक बनर्जी ने सवाल उठाया कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों के नाम पर बंगाल को बदनाम किया जा रहा है। अगर 58 लाख लोगों की सूची बनाई गई है तो साफ बताया जाए उनमें कितने अवैध प्रवासी हैं। अगर कोई अवैध है तो हम भी उन्हें बाहर करने के पक्ष में हैं, लेकिन झूठा प्रचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि 11 राज्यों में एसआईआर चल रहा है, लेकिन बंगाल में सबसे कम डिलीशन होने के बावजूद यहाँ सबसे ज्यादा सख्ती की जा रही है। तो ये आंकड़ा उन्हें कहां से मिला कि बंगाल में सबसे कम डिलीशन हुए हैं? अभी तो वहां प्रोसेस चल रहा है, अभी तो जो है ड्राफ्ट रोल भी पब्लिश नहीं हुआ है। तो जैसे यूपी का ड्राफ्ट रोल पब्लिश होगा 6 जनवरी को, और बंगाल में तो अभी 1.25 करोड़ वोटर का रीवेरिफिकेशन हो रहा है, तो वहां तो ड्राफ्ट भी जो है उसके बाद 6 जनवरी के बाद ही आएगा। यानी ये जो रीवेरिफिकेशन की प्रोसेस के पूरा होने के बाद ही पब्लिश होगा। और जिस तरीके से वो बंगाली मुसलमान और रोहिंग्या की बात कर रहे हैं, उससे तो वो कल जो अमित शाह ने आरोप लगाया है उसको ही कंफर्म कर रहे हैं। वो ये बता रहे हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। उनको इस बात का डर सता रहा है कि बड़े पैमाने पर जो उनके बड़े ट्रस्टेड और लॉयल वोटर हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या, जिनको अवैध तरीके से तृणमूल कांग्रेस ने वोटर लिस्ट में उनका नाम डलवाया है, उनका नाम कट जाएगा। ये तो डर उनका, ये झलक रहा है इसमें बहुत साफ। उनका ये जो भय है, और अगर 50 लाख वोट भी कट गए अगर बंगाल में, तो जाहिर है उसमें जो है 99% वोट तो मुसलमानों के होंगे, बांग्लादेशियों के होंगे, रोहिंग्या के होंगे। और जैसा बाबा जी ने कहा, जो उनका कैरम क्लब वाला जो आदमी है, जो कैरम क्लब की जो उनकी गुंडा फौज है, वो भी इस मामले में कोई उनकी मदद नहीं कर पाएगी। और उनको और तो ममता बनर्जी को और अभिषेक बनर्जी के दोनों बयानों को और जो कल अमित शाह ने कहा, अगर तीनों को आप एक कॉन्टेक्स्ट में देखें, तो यानी अमित शाह का जो आरोप है उसका जवाब देना तृणमूल कांग्रेस को भारी पड़ रहा है। एक तरफ ममता बनर्जी धमकी दे रही है कि आप होटल से बाहर नहीं निकल पाते, और दूसरी तरफ आप जाके चुनाव, और दूसरी तरफ जो उनका भतीजा है वो जाके चुनाव आयोग पे आरोप लगा रहा है कि आप जो है हमारे यहाँ इतने कम वोट काटे गए हैं, लेकिन शक्ति हमारे यहाँ सबसे अधिक हो रही है। सबसे ज्यादा शक्ति आपके इसलिए अधिक हो रही है कि सबसे ज्यादा जो संदिग्ध वोटर है वो आप ही के प्रदेश में है। यूपी में तो बांग्लादेशी की समस्या नहीं है, बिहार में थोड़ी बहुत थी, फिर भी वो 50 लाख लोग के वहां वोट काटे गए। तो ये सारा घटनाक्रम दिखा रहा है कि ममता की जो तृणमूल कांग्रेस नाम की जो पार्टी है, ये केवल अपने जो सारे उसके पैबंद फटे हुए हैं उसको कहीं ना कहीं से ढकने का प्रयास वो बहुत ही
हताशा भरे तरीके से कर रही है, लेकिन ढकने में सफल नहीं हो पा रही है। ये बहुत साफ बात समझ में आ रही है। और ये भी उनको पता है कि अगर ममता बनर्जी का ये किला अगर बंगाल में ढह गया, तो जिस तरीके से ममता बनर्जी पिछले 10 साल से अधिक हो गया है कांग्रेस को और सीपीएम को उन्होंने अपने पैर के अंगूठे पे रखा हुआ है, वो जो है फिर उनका जो है बंगाल में उभार रोक नहीं पाएंगे। और ममता बनर्जी को आज अपनी इस गलती का एहसास हो रहा होगा कि उन्होंने जो पूरी जो सीपीएम और कांग्रेस की पॉलिटिकल स्पेस को हाईजैक कर लिया, और उनके लिए कोई थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के लिए उन्होंने स्पेस नहीं रखी, और जो है पूरी तरीके से जो अब इलेक्टोरल कंटेक्स्ट है वो एकदम बाइपोलर हो गई है। तो ऐसी स्थिति में और अगर कहीं कोई थर्ड फोर्स होती तो थोड़ा बहुत उनके लिए अपने वोट के डिवीजन के चलते अपनी कुछ सीट बचाने का इंतजाम होता। लेकिन अब तो ये तय है कि जहां पे केवल जो सीटें मुस्लिम बाहुल्य हैं, 50% या इससे अधिक वोटर, केवल वही ममता बनर्जी के लिए बचेंगी। और अब केवल ये देखना है कि जो भद्र लोग बंगाल का है, जो अंग्रेजों के जमाने से लेकर के आज तक हमेशा सत्ता के साथ रहा है, वो किधर जाता है। और अब ये सारी जो ममता बनर्जी की पैंतरेबाजी हो रही है, वो बीच बीच में बंगाली अस्मिता के बारे में भी बोल रही थी। बंगाली भाषा बोलने वाले जो मजदूर हैं उनके ऊपर हमले किस राज्यों में, उसको भी उन्होंने मुद्दा बनाया। तो ममता बनर्जी एक तरीके से डूबते को तिनके का सहारा है, रोज एक नया मुद्दा ले आती है और रोज जो है कोई ना कोई मुद्दे पे अब उनके लिए लगातार चुनाव आयोग और केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के ऊपर एक साथ हमलावर बने रहना लगातार कठिन होता जा रहा है। क्योंकि चुनाव आयोग ने जो प्रक्रिया वहां शुरू की है वो उसने अपने संवैधानिक अधिकारों के अनुरूप की है और वो रुकने वाली नहीं है। और ममता बनर्जी ने सारे हथकंडे अपना लिए हैं। 4 नवंबर को ये प्रक्रिया शुरू हुई थी 12 राज्यों और यूटीज में, और ये आज लगभग 56 दिन पूरे हो गए हैं। ये रुकी नहीं है, 56 दिन ज्यादा हो गए हैं। तो ये तो अब ये स्पष्ट नहीं समझ में आ रहा कि ममता बनर्जी चाहती क्या है। वो बीजेपी के ऊपर जो है एक बढ़त लेना चाहती है, या चुनाव आयोग की एसआईआर की कार्रवाई और 2.25 करोड़ वोटरों का जो रीवेरिफिकेशन हो रहा है उसको रुकवाना चाहती हैं। वो क्या चाहती हैं ये भी आने वाले दिनों में, या जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा बंगाल का, ये बात सामने आ जाएगी। जी, अभिषेक बनर्जी ने एक और बात कही है, वो भी मैं पढ़ करके बता देता हूं। कांग्रेस, आप और आरजेडी सहित विपक्षी दलों से अपील की इन्होंने कि वो समझें वोट चोरी ईवीएम से नहीं, वोटर लिस्ट और सॉफ्टवेयर के जरिए हो रही है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली और बिहार में इसी तरीके से जीत हासिल करके यहां पहुंची है। और पहले मतदाता तय करते थे सरकार कौन बनाएगा, अब सरकार तय कर रही है वोट डालने कौन जाएगा। याद रखिए, बीजेपी हमेशा सत्ता में नहीं रहेगी, संविधान रहेगा। 2026 में बंगाल की जनता फिर बीजेपी को हराएगी। ये राष्ट्र के नाम संदेश जारी किया है अभिषेक बनर्जी ने। नहीं तो सवाल ये है कि 14 नवंबर को जो है बिहार के विधानसभा चुनाव के परिणाम आ गए। 45 दिन की समय अवधि बीत गई है। कांग्रेस ने कितने मामलों में इलेक्शन पिटीशन बिहार के चुनाव को लेकर के दाखिल की? कांग्रेस ने कितने को लेकर के अब अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी को देख लेंगे, ये कितनी पिटीशन दायर करेंगे यहाँ एसआईआर पूरा कंप्लीट होने के बाद। जी बाबा जी। सर मैं बताऊं, ये वोटर लिस्ट में गड़बड़ असल में ये सीपीएम के द्वारा, हम पुराने जमाने में कहा करते थे कि बूथ कैप्चरिंग बंगाल में सरकार करती है, सरकार जो है वो चुनाव का हरण करती है। और इनका जो सबसे सेफ मोडस ऑपरेंडी होता था कि अपने विरोधी वोटर का नाम वोटर लिस्ट में आने ही मत दो, अगर आ गया तो फिर उसको बूथ तक मत आने दो, वोट डालने के लिए उसका वोट डलवा दो। तो 2 स्तरों पर अपने विरोधी वोट को कटवाती थी। सर पहली वाली टेक्निक
तो एसआईआर के माध्यम से इलेक्शन कमीशन ने खराब कर दी इनकी पहली प्लानिंग। दूसरी प्लानिंग, इनका जो वो कैरम क्लब वाला गुंडा है वो अगर न्यूट्रल हो जाएगा तो हो जाएगी, और अगर जनता खुले में छुट्टा में आ गई वोट डालने के लिए तो ममता बनर्जी को ये पता है कि मेरे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। सर, एक और बड़ा फैक्टर है बंगाल में, बंगाल में एक वर्ग है जिसे हिंदी भाषी कहा जाता है। असल में वो हिंदी भाषी नहीं है, वो है भोजपुरी भाषी। बिहार और यूपी का जो वोटर है ना सर, वो बहुत भारी संख्या में, और मैं तो समझता हूं कि शायद 1 करोड़ से ज्यादा वोटर होगा। और वो लोग हैं जो पिछले 50, 60, 70 सालों से बंगाल में रहते आ रहे हैं और वहीं के बस गए हैं, वहीं के बाशिंदे हैं सब कुछ, परंतु मूलतः हिंदी भाषी हैं। उनकी जड़ें आज भी बिहार बंगाल में इंटैक्ट है। ये सारे बीजेपी के कट्टर वोटर हैं, ये यूनाइट हो रहे हैं। जो पहले थोड़ा बहुत सपा या राजद ये लोग जो होते थे, ये वहां जाके ये भी कट्टर भाजपाई हो जाते हैं। दूसरा, जो मथुआ कम्युनिटी है उसको एक होप हो गई है कि अगर बीजेपी आएगी तो उनके जो इश्यूज हैं, स्पेशली उनका जो एक सिटीजनशिप वाला इशू है, वो सॉल्व होता दिख रहा है उनको एक बहुत बड़ी होप है। बंगाल का मुसलमान ममता से थोड़ा सा हताश है, निराश है, और वहां पे जो ये बाबरी मस्जिद वाला ये शिगुफा छेड़ा है, उससे भी हिंदू पोलराइज हुआ है। बांग्लादेश की घटनाओं की वजह से हिंदू पोलराइज हुआ है, और अभी तक मुसलमान जो है वो थोड़ा डाइसी है। बाद में क्या होगा अभी नहीं कह सकते, इट्स टू अर्ली, पर और हो सकता है कि इस बार कांग्रेस थोड़ा मजबूती से चुनाव लड़े, इसकी संभावना मुझे दिख रही है। तो अगर थोड़ा भी मजबूत हो गई कांग्रेस और सीपीएम, तो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी एक ओपनिंग खुल सकती है बंगाल में। इसको ममता बनर्जी देख रही। भाई आप देखें ना, क्योंकि वोटर तो सारा का सारा कांग्रेस और सीपीएम से ही ना टीएमसी में आया है। जो वंस अपॉन ए टाइम जो पूरा का पूरा सीपीएम का वोटर और कार्डर होता था, आज वो टीएमसी में है, वो बीजेपी में शिफ्ट हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ये है सर। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद बाबा रामदास जी और वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब, आप जुटे और बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की, और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये चर्चा अच्छी लगी होगी। लाइक का बटन दबाना ना भूलें। अभी तक ये चैनल आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को फॉरवर्ड भी करें, और बाबा जी के 2 चैनल हैं, स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी, उनको भी सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को। थैंक यू सो मच। नमस्कार। जय श्री राम।